और उस मामले पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पैनलिस्ट बीजेपी नेता विकास पांडे। विकास जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि मानसिक दिवालिया की प्रकाष्ठा पर है बीजेपी। ये तो दिख रहा है कि मानसिक दिवालियापन किसके ऊपर हावी है। मुझे लगता है कि संजय सिंह जी को ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने घूम घूम कर दुनिया भर की नौटंकियां की, क्योंकि नौटंकीबाज पार्टी है तो नौटंकी करती है, जनता के हितों के लिए कोई काम करने में विश्वास रखती नहीं है ये पार्टी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में संजय सिंह जी को जिम्मेदारी मिली और उन्होंने घूम घूम करके उत्तर प्रदेश में, चाहे लखनऊ में गिरफ्तारी का माहौल बनाना हो, दुनिया भर का हर वो प्रोपोगंडा जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से सीखा है उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनाने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें क्या दिया? जीरो दिया। और ये जीरो वो संभाल नहीं पा रहे हैं। जीरो की बड़ी कीमत होती है। अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ता को समझना चाहिए और इस जीरो को समझें और इसके मर्म को समझें और आत्ममंथन करें कि ऐसे बयानों से उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि ये बयान आप क्यों दे रहे हैं और इन बयानों के क्या मायने हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता समेत पूरे देश की जनता जानती है। आप इस विषय को समझने का प्रयास करिए। जब भी आम आदमी पार्टी को मौका मिला इस देश के साथ खड़े होने का, वो नहीं खड़े हुए, नहीं खड़े उतरे। इसका जीता जागता उदाहरण मैं बता दूं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब देश के सैनिकों की सम्मान की रक्षा के लिए भारत की सरकार ने इतना बड़ा साहसिक फैसला उठाया, माननीय मोदी जी की सरकार ने इतना बड़ा साहसिक फैसला उठाया और उन्होंने पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उस पर सबसे पहले सबूत मांगने वाले पार्टी के नेता थे अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी ये कहते घूम रहे थे कि इस पे सबूत देने चाहिए, इस पे सबूत आने चाहिए, जिसकी परिणति ये हुई स्नेहा जी, आप समझिए कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से ट्रेंड कराया गया, पाक विद केजरीवाल। आप ये समझिए कि इससे बड़ा घिनौना काम और हो ही क्या सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसे बयान देते हैं जिससे दुश्मन देशों का मनोबल बढ़े, जिससे दुश्मन देशों की हौसला अफजाई हो। ऐसे लोगों को राजनीति में रहना ही नहीं चाहिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, उनको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। राजनीति को दूषित करने का काम करते हैं ऐसे लोग कि जब सरकार को, देश को आपकी जरूरत होती है तब आप विरोधियों के साथ खड़े होते हो, विरोधी देशों के साथ खड़े होते हो। अरे भाई ये समझिए कि इस देश में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ये देश चलाते हैं और सरकार होना ना होना एक अलग विषय है, लेकिन एक राजनीतिक माहौल देश सबका होता है। देश अरविंद केजरीवाल जी का भी है, देश माननीय मोदी जी का भी है, देश विकास जी का भी है, देश स्नेहा जी का भी है। लेकिन ये बात अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता लोलुपता में अक्सर भूल जाते हैं। दूसरी चीज, जहां तक रही उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने तो इन्हें सिरे से नकार दिया। आपने देखा हो, भले ढोल तमाशे के साथ 2014 में माननीय मोदी जी के खिलाफ आप चुनाव लड़े, बनारस की जनता ने क्या हस्र दिखाया ये पूरा देश जानता है, और उसके बाद आप हिम्मत नहीं कर पाए कभी मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की। कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है और केजरीवाल जी की कथनी और करनी में यही फर्क साफ दिखता भी है। जी विकास जी, जिस तरीके से संजय सिंह कह रहे हैं बार बार कि चीन ने हमें बैन किया, हम चीन को नहीं बैन कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएम मोदी पूरी तरीके से इस मामले में लापरवाही बरते। देखिए, मुझे बड़ा हैरत होती है कि सत्ता की लोलुपता में इतने अंधे कैसे हो जाते हैं कि कभी आप पाकिस्तान की वकालत करने लगते हैं, कभी आप चाइना की वकालत करने लगते हैं। अरे भाई, मैंने एक डिबेट में आपसे इससे पहले भी ये कहा है कि आप माननीय मोदी जी की बात को मत मानिए। ठीक है, एक राजनीतिक दल के मुखिया है, भारत के प्रधानमंत्री के नाते भी मत मानिए। आपका मन नहीं करता है मत मानिए, चलेगा। आप देश के रक्षा मंत्री की भी मत सुनिए, एक राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं तो आप उनकी भी मत सुनिए, चलेगा। आप गृह मंत्री की भी मत सुनिए, आम आदमी पार्टी के लोग, चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूर्वोत्तर कमांड का एक सेना का बड़ा अधिकारी आकर के जब ये मीडिया के सामने बयान देता है स्नेहा जी कि हमारी 1 इंच भी जमीन कहीं नहीं गई है, तो वो आप उसे भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे
भद्दी बात कोई हो नहीं सकती है। और ये देश की जनता देख रही है कि जब इस देश को उनके विपक्षी दलों की, आपको एक उदाहरण मैं इसमें आज ही बताना चाहता हूं। जब इंदिरा जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो अटल जी ने संसद में खड़े होकर उस परमाणु परीक्षण की सराहना की थी। विपक्ष का नेता होने के साथ साथ उन्होंने इस बात की सराहना की थी और उन्होंने इंदिरा जी को यह आश्वासन दिया था कि देश की सुरक्षा के मामलों में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर के खड़ा है। तो आप ये समझिए, एक तरफ थी भारतीय जनता पार्टी का वो विपक्ष जो जानता था कि देश की सुरक्षा के मामले में हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते, न किसी प्रकार की राजनीति में विश्वास रखते हैं, हम साथ खड़े होते हैं। और आज देखिए कि जब विपक्ष में रह करके आपको ये साबित करने का मौका मिला कि हाँ, आप इस देश को उतना ही प्रेम से चाहते हैं जितना आप सत्ता में रह करके चाहते हैं, तो आप नहीं आए, आप आगे निकल करके नहीं आए। और आज आप इस तरीके के बयान देते हो। चाहे अटल जी ने जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो कांग्रेस के बड़े नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये कहा, जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हम पर, तो ये कहा जब सरकार के साथ खड़ा होना था कांग्रेस को, तब कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमें इस परीक्षण की जरूरत क्या थी। आज हम सबको पता है कि उस परीक्षण की जरूरत क्या थी। आदित्य जी आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। ऐसे ही सेम बयान अरविंद केजरीवाल जी के आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ये ठीक विषय नहीं है। मुझे लगता है कि ये देश के हित में विषय नहीं है। सरकार हो सकता है आज हम हैं सरकार में, कल आप होगी सरकार में, सरकारें आएंगी जाएंगी। अटल जी कहा करते थे ये देश हमेशा रहने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल समेत मैं सारे राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि ऐसा ही अपना आचरण अपनाएं कि ये देश हमेशा रहने वाला है, सरकारें आएंगी और जाएंगी। जी विकास जी, जी बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि चीन के मुद्दे पर चर्चा से बीजेपी पूरी तरीके से बच रही है, पीएम मोदी पूरी तरीके से बच रहे हैं, जहां कल तक यही आरोप लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे थे, वहीं अब यही आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगा, राहुल गांधी भी सबूत मांगने लगे। तो ये जुगलबंदी है आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की। आप इसे समझने का प्रयास करिए। और दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, शब्दावली अलग होती है लेकिन मंशा दोनों की एक होती है। वो होती है कि देश को कैसे भी कटघरे में खड़ा करें, कैसे भी सरकार को गिराएं, चाहे उसके लिए उन्हें देश की छवि को ही क्यों ना नुकसान पहुंचाना पड़े। आप गुरेज नहीं करते हैं सत्ता के लालच में कि आप ये भूल जाते हैं कि देश की छवि खराब होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है दोनों दलों का। दोनों दलों की मंशा स्पष्ट है, ये केंद्र प्रकारेण सत्ता हासिल हो जाए, चाहे उसकी कीमत देश के रूप में ही क्यों ना चुकानी पड़े। तो ये बड़ी दिक्कत है इन दोनों दलों के साथ। दूसरी चीज, जहां तक रही संसद में गतिरोध की बात, हम हमेशा से कहते हैं कि ऐसे विषयों को संसद में चर्चा करने के लिए आप सकारात्मक चर्चा करिए। हम जब जाहिर है हम आपसे स्वीकारोक्ति करते हैं, आप आइए और जैसे मन हो वैसे चर्चा करिए। सर्वदलीय बैठक हुई थी तब आपने इस विषय को क्यों नहीं उठाया कि हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप देश की रक्षा के संबंधित विषयों को ऐसे उजागर करवाने में ही विश्वास रखते हैं, ऐसे सामाजिक मंचों पर ही लाने में विश्वास रखते हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक कहीं ना कहीं मानसिक विग्रह का कारण बनता है। जी विकास जी, बार बार संजय सिंह कहते हैं कि आम लोगों को आम मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा कभी फिल्म में भगवा वस्त्र के सम्मान का सवाल उठा देती है, कभी लोगों को पूरी तरीके से किसी और मुद्दे पर ले जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय एजेंडा है, मैं आज आपको फिर बता दूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और हमारी सरकार जिस दिन से आई है वो अंत्योदय और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को परिलक्षित कर रही है। ये आप देख ही रहे होंगे, चाहे हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हो, चाहे हर गरीब को छत देने का काम हो, चाहे हर गरीब को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम हो, और चाहे आपको आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को पिछले 2 सालों से मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मुहैया करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आज विरोधी दलों को खटक रही हैं। उन्हें लग रहा है कि सत्ता की चाबी आज हमारे पास से बहुत दूर जाती हुई मिल रही है। मुझे एक सवाल करना है बुनियादी तौर पर, जब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो उन्हें सपने में याद आता है कि उनकी नानी जो है वो सपने में आई और नानी ने उनसे कहा कि नानी के सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा कि ऐसी जगह मंदिर बन रहा है और उस मंदिर में तो पूजा हम कर ही नहीं सकते हैं जो किसी का धार्मिक स्थल तोड़ के बनाया जाए। यही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे ना, क्योंकि दिल्ली में इन्हें एक स्पेसिफिक वोट चाहिए था, एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए था, इसलिए इन्होंने वो कहानी गढ़ी
और उसके बाद जब गुजरात में पहुंचते हैं तो बदल जाते हैं नहीं अरविंद केजरीवाल के। वहां कहते हैं कि नोटों पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए। ये दोहरा चरित्र अरविंद केजरीवाल का मुझे लगता है पूरी देश की जनता देख रही है, और यही दिक्कत है अरविंद केजरीवाल जी के साथ कि वो किसी भी प्रकार से राजनीतिक शुचिता का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, राजनीतिक शुचिता नहीं बनाए रख पा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ी दिक्कत है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है अरविंद केजरीवाल जी, प्रोफेशनल व्यक्ति हैं जिन्होंने अन्ना के आंदोलन का इस्तेमाल सत्ता की सीढ़ियों तक कर लिया हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की मानसिकता इसमें भी आप बेहतर समझ रही हैं। जी विकास जी, जी संजय सिंह ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शहरों के छोटे व्यापारियों के यहाँ छापे मारे जाते हैं और पूंजीपतियों के 11 लाख करोड़ रुपए सरकार द्वारा माफ कर दिए जाते हैं। संजय सिंह जी, मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझते नहीं हैं इस देश को। मैंने फिर कह रहा हूं कि ये सरकार की जद्दोजहद में संजय सिंह कब क्या बोल जाए ये मुझे नहीं समझ में आता है। संजय सिंह एक्चुअली में फुटेज वाले नेता हैं, उन्हें फुटेज बहुत पसंद है संजय सिंह को। चाहे वो दिल्ली, चाहे वो लखनऊ चुनाव में लखनऊ में जो नौटंकी उन्होंने की थी उसमें फुटेज लेने का मामला हो, लेकिन फुटेज से वोट नहीं मिलता है संजय सिंह जी, ये बात आप समझिए। इस देश को समझना पड़ेगा कि इस देश में, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने भी प्राइवेट कंपनियों को बिजली का ठेका दे रखा है दिल्ली के अंदर। मुझे बताएं 20,000 करोड़ रुपया जो प्राइवेट कंपनियों का आपने माफ कर दिया दिल्ली में बकायेदारी के नाम पर, वो क्यों कर दिया अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी के प्रवक्ता बता दें मुझे। नहीं बताएंगे, क्योंकि ये विषय बहुत अलग विषय होते हैं। दूसरी चीज, जिस आप गरीब व्यक्ति की बात कर रहे हो, उसी गरीब की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की। और हम जब पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में आए तो हमने लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा का किसानों का लोन माफ किया। ये किसने किया? ये वो किसान भी तो गरीब ही होता है ना संजय जी। ये बात भी संजय सिंह जी को समझनी चाहिए। तो मुझे लगता है संजय सिंह जी जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति हैं और वो इन सारे विषयों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, निकाय चुनाव की अगर बात करें तो संजय सिंह का कहना है कि अब हमारा झाड़ू उत्तर प्रदेश में भी चलेगा। विधानसभा चुनाव में भी चला था झाड़ू, और गुजरात में भी बहुत तेजी से झाड़ू चला है। और रही बात दिल्ली के झाड़ू की, अभी हो सकता है कुछ देर में दिल्ली के झाड़ू का भी जिक्र किया जाए। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि दिल्ली के अंदर आप पिछले 8 सालों से 9 सालों से सत्ता में हैं, और दिल्ली की जनता ने एमसीडी में महज 1% वोट का अंतर और हमारी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहा है। तो मुझे लगता है मेरा पिछली बार से भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। तो ये दिखाता है कि दिल्ली में मुझे लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव बहुत रोचक होने वाले हैं और परिणाम अप्रत्याशित आने वाले हैं। जी विकास जी, जी आम आदमी पार्टी का दावा है कि जब जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया और बीजेपी को शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी दी तो बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार कुछ अलग करेगी और पूरी झाड़ू चला के साफ सफाई कर देगी। देखिए, आप एक बात समझिए, जब देश की जनता ने झाड़ू चला दी है आपके ऊपर, तो ये बात समझ लीजिए कि आपके ऊपर तो झाड़ू अब चलना चालू हो गई है। जिन्हें दिल्ली के बाहर की सत्ता, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि एमसीडी में हमने 15 साल लगातार वहां पर अपनी सरकार बनाए रखी। एमसीडी में 15 साल से हम थे, और 15 साल कोई छोटा मोटा इतिहासी पीरियड नहीं होता है। जब तक जनता को हमने आउटपुट नहीं दिया, जनता को हमने वो करके नहीं दिखाया जो जनता को चाहिए था, तब तक जनता हम पर क्यों बार बार विश्वास जताती चली गई। दूसरी चीज, जब जनता ने हमें एमसीडी से बाहर किया तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहली और दूसरे नंबर के पायदानों में फर्क कितना है। बहुत महज कुछ सीटों का फर्क है और 1% के लगभग वोट का फर्क है। तो ये जो फर्क है आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, ये 3 बार सत्ता के रहने के बाद अगर हम आज भी उस जनता के दिलों में बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो ये खतरे की घंटी है दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम दिखाएगी। जी विकास जी, बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से जनता को भटका रही है और इस पर कभी चर्चा नहीं करती है?
देखिए, मुझे लगता है कि बेरोजगार तो हैं, कुछ नेता अवश्य बेरोजगार हैं। जहां तक रही देश के अंदर बेरोजगारी की, तो उत्तर प्रदेश में चाहे देश में हो, 2 साल कोरोना रहने के बाद भी जिस तरीके से हमने हर क्षेत्र में काम किया है वो अविस्मरणीय है। और उसी का परिणाम है कि 2022 में हम पुनः सत्ता में आए उत्तर प्रदेश में। जब जनता ने हम पर विश्वास जताया है तो राजनीतिक दलों का विश्वास मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के हासिल करने में रखती है। मैं इसमें कतई विश्वास के साथ कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के विश्वास की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें राहुल गांधी के विश्वास की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें देश के 135 करोड़ लोगों का विश्वास हासिल हो रहा है और हम उसी से संतुष्ट हैं। वो विश्वास हमारा बना रहे, उसी पर हम काम कर रहे हैं। जहां तक रही बेरोजगारी की बात, जिनके शासनकाल में बेरोजगारी में गाना बन गया था कि सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं और बेरोजगारी भत्ता बांट दिया गया हो, ऐसी सरकारों को हमने आईना दिखाया। और आईना दिखाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी रोजगार दिए गए पिछले 5 सालों में। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार की महत्वाकांक्षा है कि हम हर पहलू को स्पष्ट नजरिए के साथ छूटे बगैर किसी राजनीतिक रब्बो-दुबाब के। जी विकास जी, जी, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए, लेकिन बीजेपी तो इस पर कोई सुविधा ही नहीं दे पा रही है। मुफ्त की रेवड़ी बांटने वालों को देखिए, जिन्हें देश से मैंने अभी आपको उदाहरण समेत समझा दिया कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल सत्ता चाहते हैं, भले ही देश गर्त में चला जाए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये सत्ता पाने के लिए बहुत किसी भी दिन ये कह सकते हैं कि देश में सब कुछ मुफ्त है, चाहे भले ही अगले 5 साल बाद पूरा देश में वो स्थितियां बन जाए जो श्रीलंका में हुई, वो स्थितियां बन जाए। लेकिन सत्ता लोलुपता में केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं। आप मुफ्त बांटने के लिए भी आपको ये समझना पड़ेगा कि वो मुफ्त आप लाएंगे कहां से, सरकारें चलेंगी कैसे। आप एक बात बताइए स्नेहा जी, आप भी घर में रहती हैं, आपके घर में भी घर खर्च होता होगा, तमाम चीजें होती होंगी। जब सरकार हर चीज आप घर में कमाएंगे नहीं तो बांटेंगे कैसे। हर चीज का अपना मूल्य होता है, हर चीज की अपनी कीमत होती है, एक अर्थव्यवस्था चलाने का पैटर्न होता है। आप मुफ्त अगर बांटने की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को स्वागत है, वो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर हर चीज मुफ्त मिलेगी, बांटते चले जाए। मुफ्त की राजनीति करना बंद करेंगे दल और समझे कि देश की जरूरत क्या है, देश की जरूरत के हिसाब से बांटे। गरीबों को मुफ्त मिलना चाहिए, वो हम भी स्वागत करते हैं, मिलता है। हम भी आज गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, लेकिन गरीब को लाभान्वित की आड़ में सब कुछ मुफ्त बांट देना ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन करती है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता